गेहूं कंप्लीट हो गया था। मेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, थोड़ा मेज समझते हैं। मेज यानी कि मक्का अगर बात की जाए तो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख अनाज वाली फसल है। कहाँ की? दक्षिण राजस्थान की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दक्षिण राजस्थान से भी ज्यादा, आजा आजा बच्चों, कौन है जो, तो वो ये है कि अगर बात की जाए प्रमुख जो फसल है वो आपकी, जैसे कि विश्व लेवल की गेहूं, अपने भारत पे कौन सी? धान। तो पहली और दूसरी प्रमुख फसल के बाद अगर कोई अनाज वाली तीसरी फसल प्रमुख है वो कौन सी है? और चौथी कौन सी है? ठीक है। नोट्स बेटा जो पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ क्लास खत्म होने के बाद, वहीं से लिखने हैं, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ये चार प्रमुख जो है आपकी, इस प्रकार प्रमुखता इनकी पूछी जाती है कि गेहूं और धान के बाद प्रमुख फसल कौन सी है, तो कौन सी है? मक्का। ठीक है। लेमा पेलिया क्या होता है कि आउटर लेयर होती है और उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेलिया। लेमा और पेलिया दोनों को मिला के बोलते हैं हल। जब हम धान पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। छिलका होता है ना, छिलका, जैसे मान लीजिए आपका बीज है, इसका छिलका है, तो उसका बाहर वाला छिलका होता है वो लेमा, अंदर वाला पेलिया। अब छिलका है दोनों ही छिलका, दोनों को एक साथ सम्मिलित करके अपन नाम दे देते हैं हल, और उसको हटाना कहलाता है हलिंग। तो आपने दान में सुना होगा हलिंग, जब दान पढ़ा मुझे बताऊंगा हलिंग। छिलका अपने पास जब आता है तो अपन चावल कहते हैं, दान थोड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चावल, क्योंकि वो टेढ़ी होता है दान, उसमें से छिलका हटने के बाद, पॉलिश होने के बाद तब अपन को मिलता है चावल। ठीक है। तो लेमा और पेलिया दोनों को कहते हैं हल, उनको हल को हटाना कहलाता है हलिंग। ठीक है। अपन डिस्कस कर रहे थे मेज। मेज के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, जिसमें ध्यान देना। मैक्सिको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या है मक्का का? ठीक है। गुणसूत्र कितने हैं? 20। जितने ही गुणसूत्र हैं उतने ही कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट क्या है इसकी? 20 दर। याद रखोगे कि जितने गुणसूत्र है उसके आसपास ही इसकी 20 दर है। बताऊंगा कितनी क्या है। अंकुरण, हाइपोजियल, कल्म, ये सिंपल ही है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये पुष्पक्रम, टेसल और सिल्क। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है आपका टेसल और सिल्क। क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको ऊपर का जो पोर्शन ये दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं टेसल। क्या बोलते हैं? टेसल, यानी कि ये नर भाग है। कौन सा भाग है ये? और ये आपको हेयर जो दिखाई दे रहा है, इन हेयर को अपन कहते हैं सिल्क। और ये पादप का कौन सा, पुष्प का कौन सा भाग है? ये मादा भाग है। कौन सा है? इसको अपन कहते हैं सिल्क, इसको कहते हैं टेसल। कभी कभी नर मंजरी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब टेसल को आने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? टेसलिंग। मादा और सिल्क आने की प्रोसेस सिल्क। अच्छा, सिल्क नहीं आए, ठीक है, ध्यान देना, सिल्क नहीं आए। सिल्क से पहले ही मैंने भुट्टे को तोड़ लिया, क्या कहते हैं उसको? सिल्क आने से पहले भुट्टा बिल्कुल पतला सा होता है ना, छोटा सा होता है, तो सिल्क आने से पहले मैं भुट्टे को तोड़ लेता हूं। उसको क्या कहते हैं आप सब जानते हैं? बेबी कॉर्न। क्या कहते हैं? पिज्जा वगैरह में सब्जी वगैरह बनती है ना बेबी कॉर्न की, तो बेबी कॉर्न अलग से कुछ नहीं है भैया, तो कोई अलग से आ रहा हूं? हाँ, स्पेसिफिक वेराइटी है, बेबी कॉर्न की भी अलग से वेराइटी है, उसकी 20 दर 25 केजी तक रहती है। लेकिन आप पूछे कोई अलग से मक्का है, तो अलग से मक्का नहीं है। इसके सिल्क आने से पहले अपन ने क्या तोड़ लिया? भुट्टे को। क्या कहेंगे उसको फिर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, भुट्टे को सिल्क आने से पूर्व ही तोड़ लेना। सिल्क आने से पूर्व तोड़ लेना कहलाता है बेबी कॉर्न। क्या कहलाता है? आप पेड़ पौधे को देख रहे हो, उसमें ऊपर से शाखाएं आती हुई दिख रही हैं आपको। इन शाखाओं का नाम क्या होता है?
इनको कहते हैं ब्रेस रूट या प्रॉप रूट। कौन से रूट बोलते हैं? ब्रेस जड़ें या फिर प्रॉप जड़ें। प्रॉप प्रॉप इनका काम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, सहारा प्रदान करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस C4 पादपों के अंदर कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? ब्रेस रूट या प्रॉप रूट पाई जाती हैं, जिनका प्रमुख रूप से काम क्या होता है? पौधे को सहारा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या बेटा? हाँ, वो हिंदी में चकड़ा। अच्छा, अगर आप भुट्टे के दाने देखोगे तो हमेशा सम संख्या मिलेंगे। किस संख्या में? दाने मतलब कितने दाने, इस संख्या में है या फिर लाइन में? लाइन की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो ज्यादातर आपको 12 लाइन मिलेगी। देखने कितनी लाइन मिलेगी नेचुरली? कितनी लाइन मिलेंगी? 12। 14 मिल जाएंगी बस। इसका मतलब भुट्टा बहुत ज्यादा अच्छा है, भुट्टे के अंदर दाने बहुत ज्यादा है, 14 लाइन मिल जाती है। तो सम संख्या में होता है, पूछ ले तो किसमें होता है? सम संख्या के अंदर होता है। ठीक है। टेसल और सिल्क ही क्या है? क्रांतिक अवस्थाएं सिंचाई की मक्के के अंदर। ठीक है, वापस चले इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, प्रोटीन कितना? 10% और वसा कितना? 4%। इतना कोई नाप से पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं, पहले भी अपने डिस्कस कर लिया था उस दिन कि खरीफ में मक्का सामान्य तो उगाई जाती है, सब जानते हैं, लेकिन रबी में अगर मक्का कहीं उगाई जाती है अपने भारत के अंदर तो कहां उगाई जाती है? बिहार में और राजस्थान में। कहां उगाई जाती है? बांसवाड़ा में। आपको पता है वो पहले, अब तो क्या अपन खुद भी उगाने लग गए, लेकिन जो बिहार वाले ना अपनी तरफ, पंजाब हरियाणा की तरफ या अपने राजस्थान की तरफ रबी में जब मक्के को उगाते तो रबी में प्रोवाइड कराने देते। जब कोई चीज सीजन में नहीं होती, ऑफ सीजन होती है, और एक होती है ऑन सीजन। पैसा ज्यादा किसमें लगता है? ऑन सीजन में नहीं। ठीक है, एक तो कहीं सीजन चल रहा है, अभी मैं कपड़े नहीं खरीदने जाऊं, एक गर्मी में खरीदने तो सस्ता मिल जाएगा। और खाने में अपने क्या रहता है? खाने की विपरीत चीज होती है, बिल्कुल अलग। खाने में क्या रहता है कि भैया जैसे कि आम का जूस है, गर्मी मिल रहा है, ठीक है, अब उसको कोई सर्दी में अगर दे रहा है आपको, तो इसका मतलब उसने बाहर से कहीं से मंगाया है कोई दूसरी वेरायटी, तो क्या देगा? थोड़ा सा महंगा देगा। तो बिहार वाले इधर बेचते थे उसको, तो अब तो क्या अपन ही उगाने लग गए, क्योंकि डीएनपी प्लांट सब जानते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, जिसका वृद्धि पर प्रकाश का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, कोई भी फसल की बात की जाए, सामान्यतः किसी भी फसल की आप बात कर लो, सिर्फ रबी नहीं, सिर्फ मक्का नहीं, किसी भी फसल की, रबी में जो फसलें उगाई जाती हैं उनका उत्पादन खरीफ की फसलों की अपेक्षा ज्यादा रहता है। कारण सिंचाई प्रबंधन, क्योंकि कभी खरीफ में बारिश आती है, कभी नहीं आती। कभी ऐसा होता है कि बारिश आती ही, और कभी जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि इस बार हुई थी। जैसे मैंने मेरे क्रॉप की सोइंग की थी 7-8 जुलाई की बात है, ठीक है, और बारिश दिखाई नहीं रखी थी, तो सोइंग कर दी। उसके बाद हल्का सा मौसम का ठंडा है कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी, कि हाँ आज बारिश आने वाली है, और बारिश 3-4 दिन तक नहीं आई। 3-4 दिन तक नहीं आई क्योंकि मिट्टी के अंदर नमी कम थी, पहले आ रखी थी, तो खेत के अंदर पानी देना जरूरी है। तो मैंने मेरा पीएचडी का ट्रायल चल रहा है ना उस पर, तो मैंने मक्का में पानी दिलवा दिया। ठीक है, उसके बाद लगातार 7 दिन तक बारिश आई थी, आपको याद हो उदयपुर में। अब मक्का तो क्या है, बेशरम है। बेशरम किस प्रकार है कि वाटर लॉगिंग के लिए, जलाक्रांति के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है, लेकिन अगर अंकुरण की बात की जाए तो सर्वाधिक अंकुरण इसका होता है। तो अंकुरण तो हो जाए, बाद में फिर वो वृद्धि नहीं करते। ठीक है, ये मक्का का याद रखना। आपसे पूछा जाए अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक संवेदनशील वाटर लॉगिंग के लिए कौन सी ग्रुप है, तो क्या बोलोगे? मक्का। हाँ, मैं बात कर रहा था कि खरीफ में ज्यादा क्यों उत्पादन होता है? क्योंकि प्रकाश की उपलब्धता, पोषक तत्व तो अच्छे से प्रबंधन हो जाता है, सिंचाई अच्छे से प्रबंधन हो जाता है, खरपतवार और कीट व क्या होते हैं, कम लगते हैं। मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जीन। पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये जीन ZIEN वाला जीन है। ठीक है, सामान्य मक्का में लाइसिन ट्रिप्टोफैन वाला कंसेप्ट पहले से बता रखा है आपको। एक मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, जबकि ट्रिप्टोफैन की कमी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। होनी तो लाइसिन की भी नहीं चाहिए, लेकिन होती है। सभी अनाज वाली फसलों में मिथुनिन ट्रिप्टोफैन पाया जाता है ज्यादा, लाइसिन मिलता है कम। लेकिन मक्का में लाइसिन तो कम है ही, उसके साथ और क्या कम है? ट्रिप्टोफैन। क्या कम है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए कौन सी मक्का बनाई? QPM मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मेज। इसके फादर कौन है? इसके फसल विश्व और भारत लेवल पे साइन दास। ठीक है, इसके अंदर कौन से जीन का यूज लिया था? कौन से जीन का? OPEC2। कौन सा जीन? कौन सा जीन? ठीक है,
और इसके संबंधित एक प्रोग्राम चलाया था, आपको उस दिन भी लिखाया था। कौन सा प्रोग्राम? गोल्डन रे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? कहा हुआ? बांसवाड़ा में। कहा? क्या प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? कि सामान्य मक्का ना उगाएं। कौन सी मक्का उगाएं? क्यूपीएम मक्का। कौन सी मक्का? क्यूपीएम मक्का की सबसे पहली किस्म कौन सी थी? एच क्यूपीएम फर्स्ट। कौन सी थी? कौन सी? डन है। अब बात करते हैं, मैंने बोला कि अनुसंधान कार्य सर्वाधिक किस पे हुए हैं? मक्का पे होते हैं। शुरुआत आप देख सकते हो कि एकल संकर संकरण किसमें खोजा गया? सबसे पहले मक्का में। किसने खोजा? ईस्ट एवं सल ने। किसने खोजा? ईस्ट एवं सल ने। कब खोजा? 1910 में। अब उसके बाद ही जब अपन एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पूछा गया जेड सीयूटी दोनों के अंदर, याद रखने क्वेश्चन ईस्ट एवं सल वाला। और उसके बाद ही अगर पूछा जाए द्विसंकर संकरण भी इसी में खोजा गया। वो किसने? डीएफ जॉन्स ने 1920 में। डीएफ जॉन्स ने कब? 1920 में। ठीक है। सुपरवाइजर के अंदर भी क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत बेसिक रहता है, तो बेसिक चीजों को याद रखना है आपको। कौन सा जनक किसका है, किसने कौन सा शब्द दिया, कौन सी भाषा का शब्द है, कोई टीलेज किस भाषा का शब्द। ऐसे क्वेश्चन जो है आपका वेटेज उसके अंदर 10% तक रखते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं सुपरवाइजर में। ठीक है। मुख्यतः इसमें अपनाया जाता है। मक्का का उपयोग किसमें करते हैं? मुर्गी पालन में। ये तो सब बेसिक चीज है, कुछ नहीं। ठीक है। मक्का को निम्न नामों से जाना जाता है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फसलों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला। फसलों की रानी क्यों? अनाजों की रानी है ना, क्यों? फसल में भी कौन सा रानी? ऐसा तवज्जो इसका क्यों दे रहे हैं? नाम को क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। इसकी उत्पादकता, अनाज वाली फसलों में इसकी उत्पादकता ज्यादा होती है। एक तो इसलिए तो अनाजों की रानी, और उसके साथ साथ फसलों की अविश्वसनीय फसल। इंग्लिश में कोई पूछे तो अनबिलीवेबल होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन कौन सी क्रॉप? मिरेकल क्रॉप। कौन सी क्रॉप बोलते हैं? कौन सी क्रॉप? फसलों की ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है? देखो, ड्रोसोफिला क्या जंतु है। जंतुओं में सर्वाधिक प्रयोग किस पे हुए? ड्रोसोफिला पे। और फसल में सर्वाधिक प्रयोग किस पे हुए? मक्का पर। ठीक है। तो ये तो नाम तो तुमको याद हो। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी क्यों? क्योंकि अमेरिका वाले ज्यादातर नाश्ते में क्या खाते हैं? सुअर। और सुअर क्या खाते हैं? मक्का। समझ आ गया? जियामेज इंडेंटाटा, वहां एक मक्का पाई जाती है। डेंट कौन कहते हैं उसको? कौन कहते हैं? ठीक है। डेंट पाया, गाड़ी पे डेंट पड़ जाता है ना, तो ऐसे अभी फोटो दिखाऊंगा डेंट कौन। ठीक है। तो उसके बेसिस पे चेक करना। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, क्लियर है। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसने दिया? इंग्लिश से याद रखना, इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह पर जो है वो इसका वर्ड अलग अलग कर देते हैं। शर्ट वेंट ने दिया। किसने दिया? वर्गीकरण किसने दिया? लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, नोट्स में देखना है, लिखा हुआ है ना। थियोसेंटा? नहीं, वर्गीकरण किसने दिया? नहीं लिखा होगा, मुझे पता है। लिखो, वर्गीकरण किसने दिया? इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है शर्ट वेंट। लिख लिया? अभी बताऊंगा। ज्यादातर क्या है कि आपने वैसे प्लांट ब्रीडिंग तो मैं कई बार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जरूरी है। मैंने आपको कल परसों पहले भी डिस्कस किया। प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है डोमेस्टिकेशन, ग्राम्यन, यानी कि जंगली चीजों को खेती योग्य बनाना। तो आप चाहे सेकेरम ऑफिशियन, जो आप गन्ने की बात कर रहे हो, चाहे आप मक्के की बात कर रहे हो, ये पहले जंगली प्रजातियां थी। कौन सी प्रजाति? तो फिर जंगली प्रजाति से एवोल्यूशन होकर कौन सी प्रजाति बनती है? नई। तो टियोसेंटे जो है मक्का की सर्वाधिक आदिम या जंगली प्रजाति मानी जाती है। याद रखना कौन सी? टियोसेंटे नाम होता है उसका पूरा, टियोसेंटे न्यूक्लिना। फोटो दिखा दूंगा अभी। अब वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा? फ्लिंट कौन? एक क्वेश्चन आएगा इस वर्गीकरण से, टिप टप लगाते रहा करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जियामेज इंडोराटा। याद रखना, फ्लिंट कौन यानी कहां उगाई जाती है? भारत में उगाई जाती है। भारत यानी कि इंडिया, तो जियामेज
इंडोराटा, नाम क्या हो जाएगा भैया, जियामेज इंडोराटा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वो सुअर जो है वो कौन सी मक्का खाते हैं, डेंट कॉर्न, जिसपे क्या होता है, डेंट होता है, और डेंट मक्का कहाँ खाई जाती है, अमेरिका में। तो डेंट है तो नाम क्या होगा, इंडेंट, नाम क्या हो गया, इंडेंट, तो जियामेज इंडेंटाटा, क्या नाम हो गया, कहाँ उगाई जाती है। फिर है स्वीट कॉर्न, सब जानती हो स्वीट यानी कि शक्कर, तो नाम क्या हो गया, जियामेज सेकेराटा, क्या नाम हो गया भैया, जियामेज सेकेराटा, पूछा गया नाम है। ठीक है, और बताऊंगा कौन सा पूछा गया, पॉपकॉर्न का एवर्टा, ये नाम भी पूछा गया। ठीक है, और आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। मीठेपन के लिए कारण एसएच जीन, तो एसएच जीन जो है इसका मीठेपन के साथ साथ आपके विटामिन और इसके लिए जिम्मेदार था। बाकी अगर बात की जाए, जैसे कि मेरा मक्के पे एमएससी में काम था, तो सर ने पूछा था कि कंप्लीट हो गया था मेरा सेमिनार के, वो सब तो ठीक है, वाई वी कॉल्ड स्वीट कॉर्न एज स्वीट कॉर्न, क्या मीठी मक्का को मीठी मक्का क्यों कहते हैं, तो आप लोग क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंने ये बोल दिया कि मीठी होती है इसलिए बोलते हैं। मीठी मक्का क्यों कहते हैं, तो मैंने क्या बोला, मीठी होती है। फिर एक लड़की से भी पूछा, उसका भी सेमिनार था, मेरी बैचमेट, वैसे भी सीनियर थी लेकिन बैचमेट, क्यों बोलते हैं, तो उसने बोला स्वीट होती है, बात तो एक ही है। तो आंसर ना किसी पे नहीं आता, हम चुपचाप बाहर निकले, फिर मैंने चेक किया, पूरा पढ़ा। इसमें क्या प्राकृतिक उत्परिवर्तन पाया जाता है, नेचुरल म्यूटेशन। तो प्राकृतिक उत्परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टार्च है ना, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया, शुगर में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मीठापन इसके लिए आता है, फिर अलग से जीन डाल के और मीठापन लेके आए। ठीक है, फिर सॉफ्ट कॉर्न, कौन सी कॉर्न, जियामेज एमाइलिका, क्या नाम है भैया, इसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलेज कितना, एमाइलोपेक्टिन कितना, 22%। फिर आपका पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का नाम जियामेज एवर्टा। अपन क्या करते हैं, 173 डिग्री सेल्सियस पर, आपने पॉपकॉर्न कभी खाए हैं क्या, ये बनते हुए देखे हैं क्या, गर्म करते हैं वो ऑलमोस्ट 173 डिग्री सेल्सियस पे, इसको अपन कहते हैं पॉपिंग, क्या कहते हैं। तो आप इतने इस पे गर्म करोगे तो इसका जो एंडोस्पर्म है, यानी कि जो भ्रूणपोष है ना दाने का, वो भ्रूणपोष क्या हो जाता है, फट जाता है, क्या हो जाता है, तो फटने के बाद वो क्या बन जाता है आपके सामने, पॉपकॉर्न। एमेलोपेक्टिन 78% एमएल, हाँ एमेलोपेक्टिन 78%, हाँ हाँ हाँ, सही है, एमएल 78, आपका वाला सही है 78, हैंग हो गया क्या, हाँ वो उनमें तो क्या है कि अगर कोई एक आध रंग बिरंगा हो जाता है तो जंपिंग जीन होते हैं, जंपिंग जीन सुनने क्या, जीन का काम क्या होता है, जीन का काम क्या होता है, आनुवंशिकता, लक्षण इधर से उधर, सब कुछ काम किसका, जीन का है। उसमें क्या है, जीन जब अपनी साइकिल पर चलता रहता है, बीच में जंप हो जाता है, जंप हो जाता है तो दूसरे लक्षण आ जाते हैं वहां पर, जैसे पीली मक्का कभी काला दाना मिल जाएगा आपको, जो लाल, ज्यादातर पीली में आपको लाल दाना मिल जाएगा, वो जंपिंग जीन की वजह से, ब्रीडिंग की वजह से, हाँ ब्रीडिंग की वजह से। फिर आप उनको उगाइए, उन्हीं दानों को उगाइए तो उनसे वैसे ही दाने बनते हैं, वो कोई जहरीले और कोई बेकार स्वाद ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है, सेम ही स्वाद है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। जैसे कि आपको पता है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर नींबू बाहर से में कितना गंदा लगता है, सड़ा हुआ सा लगता है, बेकार लगता है ना कैंकर, नींबू में धब्बे पड़ जाते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, अंदर से बेकार होता है क्या, वो कुछ बेकार नहीं होता, वो ऐसा ही सीन है वहां पे। पॉपकॉर्न जियामेज एवर्टा, तो पॉपकॉर्न जो बनता है इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, पॉपिंग, क्या कहते हैं। अब पॉपिंग जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट आपने डिसऑर्डर पढ़ा होगा मूंगफली के अंदर, या कभी सुना होगा, मूंगफली में दाना नहीं बनता तो उसको पॉपिंग कहते हैं। तो अगर पॉपिंग आ जाए तो प्रायोरिटी मक्का भी हो और वो भी हो, तो आप मक्के को, मूंगफली को दोगे, किसको दोगे, हाँ अगर एक व दो दोनों आ जाए तो आंसर क्या करोगे, एक व दो। ठीक है, वहां दाना खाली रह जाता है कैल्शियम की वजह से, और यहाँ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, पॉपिंग। पोड़कॉर्न का नाम क्या है, पोड़कॉर्न किसने काटा, तूने काटा, तो नाम क्या हो जाएगा, जियामेज तूने काटा। पोड़कॉर्न किसने काटा, तो जियामेज तूने काटा। ठीक है, सबसे आदिम पुरानी और इन सबसे भी पुरानी कौन जंगली प्रजाति कौन सी है, टियोसिनेटा, कौन सी है। वैक्स कॉर्न का नाम क्या है भैया, जियामेज सेरेटिना, और क्या बनाने काम आती है, वैक्स बनाने ही काम आती है, क्या बनाने काम आती है, और कहां है, चाइना में, कहां होता है इसका उत्पादन, चाइना में। ठीक है, एक एक को अपन देख लेते हैं, वापस रिपीट कर लेंगे, सबके बारे में वापस पढ़ लेंगे। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हो कि जो ये सबके दाने की अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये आपको दाने की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, दिखने में कुछ इस प्रकार होते हैं, इनका ये एंडोस्पर्म होता है।
पॉपकॉर्न का ऐसा होता है, फ्लिंट का ऐसा, डेंट का ऐसा, फ्लोर का ऐसा, स्वीट का ऐसा, कुछ इस प्रकार का। जब इसको बाहरी तरफ से आप देखते हो तो फ्लिंट कॉर्न कुछ आपको इस तरीके की दिखाई देती है, जो कि अपन मक्का खाते हैं, अपन खाते हैं ना, जो मक्का नॉर्मल मक्का उगा रहे हैं वो ये ऐसी देखने को आपको मिलती है, वो ये है। और अगर बात करें डेंट कॉर्न की, तो आपको डेंट दिखाई दे रहा है क्या, कुछ दानों पे डेंट सा दिख रहा है क्या, इसको कहते हैं डेंट कॉर्न। क्या कहते हैं, नाम बताओ, जिया मेज इंडेंटाटा, नाम बताओ, जिया मेज। फ्लिंट कॉर्न का बताओ, इंडिया वाली का, डेंट कॉर्न कहां उगाई जाती है, स्वीट कॉर्न। कौन सी कॉर्न, स्वीट कॉर्न का नाम, वेरी गुड, जिया मेज। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट दिखाई दे रही है सरफेस आपको, नाम क्या है, जिया मेज एवर्टा। कोड कौन, जिया मेज टूनिकाटा। कौन सी काटा, सफेद रहती है, बिल्कुल सफेद, जिया मेज सेरेटिना। ठीक है, खाली वो याद रखो, इतना ज्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं, वो लिख दी स्पेसिस अलग से उसकी। एक मैं आपको फोटो दिखाना चाह रहा था। हाँ बेटा, एक सेकंड का, आराम से नहीं चलने दे, फुल ध्यान से देख। ये टियोसिंटा जो मक्का थी ना, वो पहले इस प्रकार की थी, और अभी जो आप मक्का देखते हो बस ये, इसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं, ग्रामीण, जंगली से खेती योग्य। तो सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है, टियोसिंटा। कौन सी है, हाँ, अब क्या कह रहा है, सामान्य मक्का को थोड़ा पहले खाएंगे तो हल्की हल्की सी मीठी सी लगती है, हाँ, शुगर कंटेंट रहता है ना सामान्य रूप से, हाँ, हल्की मीठी रहेगी, आप खाओगे तो मीठी रहेगी वो। अच्छी तरीके से मीठी तो आपको कौन सी होती है, स्वीट कॉर्न होती है। कौन सी होती है, ठीक है, ये एवोल्यूशन है देखो पूरा मेज का। इस प्रकार जो है वो मक्के की प्रजाति थी, और अभी आपके सामने कैसी है, इस प्रकार हाइब्रिड बन गई, अलग अलग पॉपुलेशन बन गई, अलग अलग। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आपको और भी कुछ फोटोग्राफ्स, ये कलरफुल बोल रहा था ना, ठीक है। ये रूट्स बताइए, कौन सी रूट्स है ये, ब्रेस रूट या फिर प्रॉप रूट, जिसका काम क्या होता है, सहारा प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार से पौधे का जीवन चक्र रहता है कि आप बीज ले, बीज की बुआई होगी, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन जो मक्का का सर्वाधिक रहता है, कितना रहता है, 80, 90 से 95% के बीच में रहता है। ठीक है, याद रखना, सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशत किसका होता है, पढ़ रखा है ना बीज आपने यार। सबसे कम भिंडी मत रहो, इधर रहो, तो एग्रोनॉमी क्रॉप की बात करो। किसका रहता है, कपास का। याद नहीं क्या, क्या कर रहे हो यार, 20 तो पढ़ रखा है, कितना परसेंट होता है, ठीक है, क्यों, रविंद्र सिंह मीणा ने जवाब दिया, देखो बताओ क्यों कम क्यों रहता है। इसके ऊपर, दाने के ऊपर क्या पाए जाते हैं, फाइबर, रेशा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बड़ा रेशा लेंट, छोटा रेशा फाइबर। तो क्या है, रेशे वगैरह को हटा के बुआई करनी पड़ती है। बाकी रेशे शायद बुआई करोगे तो अंकुरित होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए आप उसको रगड़ते हो, दवाई रसायन डालते हो, तो कहीं ना कहीं अंकुरण प्रभावित होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से कम होता है। जो पढ़ाई है वो पढ़नी है, बाकी वाली याद रख लेना, इस प्रकार इसलिए पढ़ाई है। हाँ, फिर फ्लावरिंग आप समझते ही हैं, सबसे बड़े टेस्लिंग, सिल्किंग, और लास्ट में क्या बन जाता है आपका फ्रूट। ये आपके मक्के की वृद्धि अवस्था है। आप चलते हैं वापस मक्के की तरफ। जलवायु, जलवायु जो है मक्के की आप सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रख लेना इसको, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो याद कई बार याद आएगा। तो इसमें जलवायु है, जलवायु यानी कि किस प्रकार का पौधा है ये, C4 पौधा है, SDP है, LDP है, NDP है, NDP है, डे न्यूट्रल प्लांट है। क्या प्रकाश के इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या। SDP प्लांट में आवश्यकता कितने घंटे की होती है लाइट की, 10 घंटे से कम। LDP में
12 से 14 याद रखो, 12 से प्लस याद रखो। और डीएनपी में है कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इस चीज को अपन कहते हैं क्या? प्रदीप्तकालिता, फोटो पीरियडिज्म। किसने दी? गार्नर व हेलार्ड। किसने बताया? सबसे पहले किसने बताया? ये तंबाकू में आना चाहिए। वर्नलाइजेशन किसने दिया था? लेशेंको ने। ठीक है। किसने बोला था कि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है? वाष्पोत्सर्जन बढ़िया है या बेकार होता है? शुष्क खेती पढ़ ली बच्चों आपने? तो शुष्क खेती में आपने एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़े होंगे। क्यों लगाने एंटी ट्रांसपेरेंट? वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधा तो मर जाएगा। अरे तो वाष्पोत्सर्जन तो फिर नहीं होगा तो पौधा मर जाएगा। नमी संरक्षण के हिसाब से तो पूरा पैक कर देंगे पौधे को, बताओ है? तो पूरी तरह क्यों नहीं करना? उससे क्या हो जाएगा पूरी तरह करने से? अच्छी न... तो वही तो पूछ रहा हूं, मरेगा क्यों है? कहां से ही ले पाएगा पोषक? तो जड़ों पे थोड़ी कुछ लगा रहे हैं अपन। तो पोषक तत्व तो आउटर सरफेस से घुसते हैं, अंदर से जाते हैं, उड़ के आते हैं पत्ती में, जड़ों के द्वारा जा रहा है। तो आप तो ऊपर की सतह पे मान लीजिए कोई लेप कर रहे हो, हेक्साडोगोनल, मोबिलीफ, चाहे आप एंटी ट्रांसपेरेंट कुछ भी डालो, पत्ती के अंदर तो घुस नहीं रहे हो आप, क्योंकि तापमान नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन बढ़िया भी और बेकार भी है। तो फिर बढ़िया है तो इसका मतलब और अच्छे से होने तो बढ़िया है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम तो एंटी ट्रांसपेरेंट लगाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। ये किसने बोला? कर्टिस ने। क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पढ़ते हो फिर तुम है? ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों पे? किसने बताया? कर्टिस ने। शकल मत देखा करो, पॉइंट पे ऊपर बोर्ड लिखा करो, कहीं ना कहीं पेन चलना चाहिए, कहीं भी लिख लिया करो। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है या अपरिहार्य बुराई है? किसने बोला? कर्टिस ने। ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं वापस मक्का की। मक्का के अंकुरण के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या बोला गया है? 21, और वृद्धि के लिए 32 पूछा गया, याद रखना। और जल निकास अगर नहीं हुआ ना मक्का में, और अगर मक्का को आपने मक्का के अंदर खरपतवार उग गए और वे खरपतवार स्टार्टिंग में अगर मक्का को क्रॉस करके ऊपर चले गए, कि मक्का की हाइट तो रह गई ये और खरपतवार हो गए ये, तो आप कितना भी जोर लगा लेना, ये मक्का आपकी कभी बढ़ेगी नहीं, इसका उत्पादन सबसे कम होगा। तो मक्का के अंदर याद रखना कि खरपतवार नियंत्रण करना है विशेष रूप से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आती है कि इसके अंकुरण के लिए कितना तापमान होता है सुटेबल? 21, और वृद्धि के लिए 32 वृद्धि के लिए। ठीक है। क्योंकि कैसा है ये खरीफ रबी वाला सिस्टम पड़ेगा क्या यहाँ पर? क्योंकि कैसा है? डीएमपी। बुआई जुलाई का प्रथम सप्ताह खरीफ वाले के लिए। बीज दर भी पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि एकमात्र ऐसी फसल है ये, आपने सुना होगा हमेशा कि शंकर की बीज दर कम होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी फसल है उसमें शंकर की बीज दर क्या होती है? ज्यादा होती है। कितनी होती है? 20 से 25, और संकुल की कितनी होती है? 18 से 20। ठीक है। अभी बताया था बेबी कॉर्न की वही 25, और चारा आपको उगाना है तो कितना? ठीक है। मक्का का उपयोग क्या चारे के रूप में किया जा रहा है? साइलेज कोई नहीं बनाए तो साइलेज तो बहुत सारे साइलेज खाली किताबों में चलता है, वैसे कहीं नहीं चलता साइलेज। हरे चारे के रूप में ले रहे हैं क्या लोग उपयोग? ले रहे हैं। तो मेवाड़ वाले जो लोग हैं, ये अन्य आसपास के लोग मक्का को किस रूप में उगाते हैं? चारे के रूप में। ठीक है। पौधों की संख्या जो है मक्के की तो स्पेसिफिक पूछी जाती है। मक्का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों की संख्या में। मक्का पौधों की संख्या पूछी जाएगी तो आप याद रखना मक्का या बीटी कपास, मक्का या बीटी कपास। ठीक है। बीटी कपास में 10,000 और मक्का में 66,600 आए। कैसे कैसे आए 66,664 है? क्या करते हैं? बोल बोल बेटा बोल। एरिया अपॉन स्पेसिंग, यानी कि क्षेत्रफल बटे अंतराल।
ठीक है, जैसे मान लो 10,000 मीटर स्क्वायर है, एरिया मीटर स्क्वायर में रखते हैं अपन, ठीक है। अब स्पेसिंग आपकी जो भी हो R/P, तो सेंटीमीटर में होती है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर में। तो उस आधार पर आप निकालोगे तो पौधों की संख्या आराम से आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। 60 × 25 रख लेना, 60 पंक्ति से पंक्ति, 25 क्या है पौधे से पौधे की, और सेंटीमीटर में तो पहले कर लो मीटर में कन्वर्ट, तो आपका आंसर यही आएगा आसपास। और सीरियल है तो ये अनाज वाले के लिए बताने के लिए आवश्यकता है, और उर्वरक की सेम ही वही है, क्या कुछ नया है इसमें, वही है। सारी सीरियल के लिए क्या रहेगा, 4, 2, 1, 30, 60, 120, क्या रहेगा 30, 60, 120। आधा नाइट्रोजन बुआई पे, आधा नाइट्रोजन का उपयोग टेसलिंग अवस्था से पूर्व करना चाहिए। क्यों, कारण क्या है, मैं आपको समय दूंगा अभी खुद को पढ़ने का, क्रॉप को। कारण क्या है, टेसलिंग से पूर्व ही क्यों करनी है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम क्या है, वानस्पतिक वृद्धि करवाना। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरुआत में होती है, बाद में होती है? शुरुआत में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होती है, बाद में ज्यादा चाहिए होती है? तो आप पहले ही डालोगे ना, टेस्लिंग आ गया, इसका मतलब कौन सी वृद्धि अवस्था चालू होने लग गई, रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव यानी कि जननिक वृद्धि चालू होने लग गई। कौन सी वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि तो हो गई, अब कौन सी वृद्धि हो रही है, जननिक वृद्धि। तो आपको उससे पहले डालनी चाहिए। अब यहां तक पढ़ाओ मक्का जो पढ़ी उसको, हाथों हाथ पढ़ो, रिवाइज तुरंत, 5 मिनट दे रहा हूं, इसे याद होते ही इस तरीके से चीजें, जल्दी पढ़ो, याद करो। जिन क्षेत्रों में मक्का बहुत ज्यादा लेवल पे उगाई जाती है ना, उसमें इस प्रकार से कटाई होती है। कंबाइन होता है ना, जैसे अपने गेहूं का, गेहूं के लिए मंगाते हैं ना अपन मशीनें, पढ़ो पढ़ो एक बार, पढ़ो पूरा रिवाइज कर दो फटाफट, लाइन यूं की यूं जो लिखी हुई है उनको यूं की यूं पढ़ लो। कोई पॉइंट तो वापस समझाना हो तो पूछ लो तो। डन, चले आगे। क्या बेटा, नहीं नहीं, ये क्या है कि 170 से 173 ये रेंज रहती है, ऐसा कुछ नहीं। पर एग्जैक्ट अपन अगर साइंटिफिक रिसर्च जब करते हैं तो अपन को एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ती है ना, तो वो एग्जैक्ट में 173 तक रहता है। हाँ, 170 से 173, पर एग्जैक्ट अगर आप डिजिट देते हैं तो 173। क्यूपीएम क्या है बताइए ना बेटा, पुष्पेंद्र कुमार मीणा। क्यूपीएम 3 बार डिस्कस कर लिया अपन ने। डन बच्चों, ये देखो, ये कॉर्न थ्रेशर देखो, ठीक है। एक इंसेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा उसको कवर कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट में, सबसे लास्ट में इंसेक्ट्स पढ़ेंगे। खरपतवार प्रबंधन ध्यान रखना, सारे C4 का एक ही बार में कहानी खत्म कर देंगे, क्योंकि C4 में प्रमुख रूप से जो लगता है वो क्या लगता है, जो कि किस प्रकार की परजीविता दिखाता है।
ये आपका पौधा है, ध्यान से सुन लो, कोई वो नहीं है इसके अंदर कंसेप्ट, बस ऐसे ही गोली है, इसको सुन लो। आप तो समझो पेड़ है, पेड़ पे से पौधे पे से ऊपर से नीचे उतरना है अपने, कहां से आना है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आएगा तो पहले क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगी, पहले जड़ क्या होती है, मैंने फिर इसको क्या कर दिया काट के, पहले तना क्या होती है पूरा, फिर मैंने काट के उसको कर दिया आधा, पहले जड़ होती है, फिर मैंने उसको कर दी पूर्ण तना अर्तना, पूर्ण जड़ अर्जड़, हो जाएगा याद। ऊपर से नीचे आना है आपको पौधे में, पौधे में कहां से आना है, ऊपर से नीचे, ऊपर ऊपर क्या आएगा तना, नीचे जड़, पहले कोई चीज पूरी है फिर उसको क्या कर दिया आधा, पूर्ण तना अर्तना, पूर्ण जड़ अर्जड़, इस टाइप का कैसा हुआ, बताओ फिर इस टाइप का कैसा हुआ है, अर्ध किस पर, C4 पादपों पर, ठीक है, परजीविता दिखाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक जो है मक्के के अंदर आपके एट्राजिन का उपयोग लिया जाता है, किसका लिया जाता है, एट्राजिन भी ले सकते हो, सिमाजिन भी ले सकते हो, एलाक्लोर भी ले सकते हो, लेकिन मुख्यतः एट्राजिन ही क्यों उपयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो कम पानी में सर्वाधिक असरदार, कम पानी में अगर सर्वाधिक असरदार कुछ है तो वो कौन सा है, एट्राजिन। सिमाजिन तो कर दिया बैन, सिमाजिन तो क्या कर दिया, ये पानी बहुत चाहिए उस सिमाजिन को। 2,4-D भी अपन कहेंगे इस टाइप के लिए काम लेते हैं, क्या बेटा, हाँ वो बात बैन ही कर दिया अपन ने, बैन इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत पानी बहुत चाहिए इसको, बोलता ही नहीं था बिना पानी के, पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती थी, जो बैन ही हो गया। क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है, टेसलिंग और सिल्किंग, एक हो तो टेसल, दो हो तो टेसलिंग और सिल्किंग, ठीक है, टेसल पे तो देना ही पड़ेगी। अब वैरायटी की बात करते हैं जो कि पूछी गई है, वही वैरायटी के नीचे लिखी हुई, मीठी मक्का, सुगर 75, माधुरी प्रिया, तीन ही वैरायटी हर जगह पूछी जाएंगी, सुगर ही नहीं है, सुगरी नहीं है, सुगर है खाली, सुगर 75, माधुरी प्रिया, माधुरी और प्रिया बाजार में क्या गई और क्या खा के आई, सुगर 75 या सुगर खा के आई, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो मीठी मक्का की कौन कौन सी हो गई, माधुरी, प्रिया, सुगर 75। चारे वाली भी दोनों वेराइटी इंपॉर्टेंट है, PM6 और अफ्रीकन टॉल। प्रताप मक्का, सुपरवाइजर, तो प्रताप मक्का यानी कि कहां से डेवलप है, MPUT से, कहां से डेवलप है, तो सुपरवाइजर वैसे RSSM भी बनाता है, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी भी सुपरवाइजर के एग्जाम कराती है, खुद के भी एग्जाम कराती है ना, तो अपने वैरायटी पूछ लेते अपने कॉलेज की, तो जहां भी प्रताप आए तो आप समझ जाना, प्रताप चना, प्रताप मक्का, प्रताप सोया, सब कहां से डेवलप है, MPUT से डेवलप है, ठीक है। तो प्रताप मक्का 6 और अफ्रीकन टॉल। सफेद दाने वाली हाई स्टार्च याद रखो, और माही धवल और माही कंचन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से निकली है, बांसवाड़ा से, और माही सुगंधा और है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, ठीक है, याद रखोगे, माही धवल कंचन किसकी, मक्का की, माही सुगंधा किसकी, डन, ठीक है, अरावली और गंगा 4। अब लिखो एक और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 वैरायटी और लिखो जिसमें प्रोटीन ज्यादा मिलती है, प्रोटीना। RPS स्कूल है ना अपने रॉयल का, जानते हो कि अपने अपना स्कूल भी है एक, तो उसका बस उसी से याद रखो, रॉयल पब्लिक स्कूल, रत्ना, प्रोटीना, शक्ति, 3 वैरायटी ये भी याद रखो, रत्ना, प्रोटीना, शक्ति। और याद रखो PHM6 प्रताप हाइब्रिड मेज 3, PHM3, PHM6, PHM3, P यानी कि प्रताप, H यानी कि हाइब्रिड, M यानी कि मेज। रिसेंटली डेवलप, MPUT से रिसेंटली डेवलप, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, कौन सी है, PHM6 प्रताप मक्का, प्रताप हाइब्रिड मेज 6। रोग इसके अंदर सामान्य डाउनी मिल्ड्यू लगता है, डाउनी मिल्ड्यू फफूंद की वजह से, फफूंद का नाम क्या है, पेरोनोस्पोरा माइडेस, क्या नाम है, पेरोनोस्पोरा। अब बात करते हैं इसके इंसेक्ट की, इंसेक्ट जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है इसका। इंसेक्ट आपके सामने है, इसको कहते हैं काइलोपार्टिलस, क्या कहते हैं, ये यंग स्टेज है इसकी, कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, लार्वा स्टेज, तने में घुस जाता है, कहां घुस जाता है, तो नाम क्या है, तना छेदक, नाम क्या है इसका, वैज्ञानिक नाम है काइलोपार्टिलस, क्या नाम है, क्या नाम है, पत्ती में छेद मिलेंगे,
या तने में। अब तने में ये मान लीजिए जैसे आपका ये पौधा है, ठीक है, इस प्रकार यहां से जड़ें आती हैं, तो यहां से जो है पौधा स्टार्ट हो जाता है, तेरे पत्ती वत्ती यहीं से आना चालू होती है। तो ये जब तने में घुस जाता है ना, इस जगह से तने में घुसता है, तो यहाँ की यहाँ पूरे पौधे को ऐसा खत्म कर देता है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इस समस्या को हम कहते हैं डेड हर्ट समस्या। क्या कहते हैं? तो पूछा जाता है तना छेदक कौन सी समस्या पैदा करता है? डेड हर्ट। याद रखोगे, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका इंसेक्ट है, ये इसका। और डाउनी मिल्ड्यू जो है इस प्रकार पत्ती पर इस प्रकार डाउनी ग्रोथ हो जाती है, इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो आपका कोई नहीं पूछे, ये है आपका तना छेदक। तना छेदक के बारे में पूछे, तना छेदक क्या करता है, कौन सी समस्या पैदा करता है? डेड हर्ट समस्या। कौन सी समस्या? डेड हर्ट समस्या, ठीक है। नाम क्या है? काइलोपार्टिलस। नाम क्या है? ठीक है। नमी जो है कितने परसेंट हो दानों में? 25% से कम हो तो ही कटाई करो। पॉपिंग बता दिया था आपको, क्लियर है। मक्का की उत्पत्ति कहां से? टियोसेंटा। ऑल इंडिया, ये भी आपको पहले से डिस्कस कर दिया था मैंने। सबसे पहले एआईसीआरपी किस में चालू हुई? 1957 में, मक्का पर। सबसे पहले चालू ही मक्का पे हुआ ये, ठीक है। प्रोटीन में 11% प्रोटीन पाई जाती है। ये गंगा फर्स्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब ये डी टेसलिंग क्या होता है? जैसे केले में डी नेवलिंग है, वैसे मक्के में डी टेसलिंग है। डी नेवलिंग यानी कि नेवल वो कहते हैं नलवा को उठाना, या टेसल यानी टेसल को उठाना। डी लिंटिंग यानी कि कपास में कपास के रेशे को कहते हैं लिंट, उसको उठा देंगे तो क्या कहलेंगे? डी लिंटिंग, ठीक है। ठीक है ज्वार। अब इससे पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट इंसेक्ट और लिखा देता हूं, ऐड कर लेना उसमें। दूसरा फा, FAW, फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म, ठीक है। नाम है इसका स्पोडोप्टेरा फर्सीपेडा। क्या नाम है बच्चों इसका? स्पोडोप्टेरा फर्सीपेडा। क्या नाम है? ठीक है। ये कहां से आया? अमेरिका से। भारत में 3 से 4 साल पहले कहां से आया? ये अमेरिका से आया। ज्यादा पुरानी 4 साल हुए होंगे मुश्किल से, ठीक है। एमपीटी अच्छा इस पे अच्छा काम कर रही है स्पोडोप्टेरा फर्सीपेडा पे, क्योंकि ये जहां सर्वाधिक इस एरिया में मक्का उगाई जाती है ना, तो मक्के पर सर्वाधिक नुकसान यही पहुंचा रहा है। अब मक्का किसके यहाँ उगाते हैं? हाथ खड़े करोगे तो कौन? कोई है डूंगर पासवाड़ा का? कहाँ क्या? 12। चलो, और किसी का उगाते हैं मक्का? किसी का नहीं उगाते? तो क्या वहां ये वाली समस्या आ रही है कि इस फोटो की? मैं बताता हूँ आपको, इस कीड़े की ये समस्या उदयपुर में तो बहुत ज्यादा है। मेरा इस पे भी काम है। अब बायोटिक स्ट्रेंथ और बायोटिक रेजिस्टेंट दोनों पे काम कर रहा हूँ पीएचडी में मैं। यानी कि वातावरण और इसकी वजह से क्या होता है, कीड़ों की वजह से भी क्या होता है, सिलिका किस प्रकार प्रभावी है। सिलिका पाउडर आता है ना, तो मेरा काम इस पे भी है। तो सिलिका अगर आप डाले हो ना, जब नी हाइट पे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई कर रहा है ना, नी हाइट पे हो ना, तो उसमें गुल्ली में वो सिलिका भर दो पाउडर अच्छी तरीके से, तो कीड़ा वहीं की वहीं बड़बड़ा जाता है। एमपी वाला जो पेपर होता है ना, एक पीएटी, उसके अंदर क्वेश्चन आया था फा किससे संबंधित है? फा, फा लिख के भेज दिया। अब पता नहीं चला फा क्या, फॉल आर्मी बम, शॉर्ट फॉर्म भेज दी। ये तना छेदक के जैसे ही आपको इस प्रकार दिखाई देता है, ऐसे तने में होल करके घुस जाता है। ये भी देख रहे हो। और आपसे अगर इससे ग्रसित अगर पौधे को देखो, वो सूख आ जाए एक तरीके से, बहुत बिल्कुल इस प्रकार अगर किसी ने देखा हो मक्के के अंदर, तो ठीक है। और इसके सबसे बढ़िया एक और क्वालिटी बताऊंगा आपको, तो डैमेज ऑन लीफ। ऑन लीफ, तो देखो ये जो आपको छिद्र कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं ना, लाइन से 6 होल करता है। कितने होल करता है? लाइन से 6, बिल्कुल स्पेसिंग मेंटेन करके। अभी 6 होल करता है, 6 होल फिर बड़े हो जाते हैं, पत्ती पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टर है, ठीक है। ये इस समस्या को हम कहते हैं बच्चों डेड अर्थ समस्या। ये डेड अर्थ समस्या का फोटो देख लो, तना छेदक भी कुछ इस प्रकार से कर देता है, ठीक है। अब अगर इसका निवारण पूछा जाए, इसका निवारण क्या है, तो निवारण के नाम पे आप इमावेक्टिन का स्प्रे करो, बहुत अच्छा है। घर में भी किसी को बताना है।
अगर रसायन का उपयोग करना है ना इसके दवाई के लिए, तो इमावेक्टिन का स्प्रे 1%, इमावेक्टिन का स्प्रे करो, नियंत्रण है, अच्छा नियंत्रण है इससे। तो ये तो रसायन। अगर जैविक नियंत्रण की बात हो तो आप क्या करो, नी हाइट यानी कि घुटने की, या बात करें अपन 30 दिन पे, कितने दिन पे, 30 दिन पे सिलिका पाउडर का उपयोग करें। किसका उपयोग करें? मिल जाएगा, 5-6 रुपए किलो आता है बस, ठीक है। सिलिका पाउडर। कोई करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग तुम में से? कोई है जैविक खेती वाला? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले हैं, और काफी लोग उधर से करते हैं। कोटा में जैविक खेती वाले काफी लोग हैं। इस सिलिका पे ही काम है, इसके थ्रू ही मिल रही है मुझे फेलोशिप। इंडस्ट्री है अपने उदयपुर में, जैसलमेर से पूरा आता है वहां माइंस का, वो सिलिका वगैरह वही प्रोवाइड करा रहे हैं मुझे। ठीक है बच्चों, एक ये इंसेक्ट हो गया, आपका याद रखना है इसको। ठीक है, ये था आपका मक्का। अब एक बार मक्का को कर लेते हैं पुनः रिवाइज। ठीक है, वैज्ञानिक नाम बताइए, फैमिली बताइए, ठीक है, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र, ठीक है, तना, पुष्पक्रम, टेसल और सिल्क। चलो गुड। अब बात करते हैं, अन्य नाम बताइए। अनाजों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला, ठीक है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। चलो और नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोलो क्या है उसमें? वर्गीकरण। नाम बताओ वर्गीकरण का। स्वीट कॉर्न का नाम बोलो। जियामेज सेकेराटा। स्वीट कॉर्न पूछ रहा हूं मैं, जियामेज, ठीक है। नेक्स्ट जियामेज एवर्टा, फिर जियामेज एमेलेसिया, जियामेज सेरेटिना, जियामेज टूनिकाटा, और जंगली प्रजाति टियोसेंटा। किसने दिया? शर्ट वेंट ने दिया। किसने दिया? ठीक है, SH आता है इसमें शर्ट वेंट में, ठीक है। अब उसके अलावा फिर अपन बात करें, वर्गीकरण कंप्लीट है। जलवायु और मृदा की बात करते हैं। जलवायु कैसी जलवायु चाहिए भाई? इसके लिए क्या तापमान अंकुरण के लिए कितना है? सर मेज को लास्ट पैनल बताना एक बार, वो हमारे पुराने नोट्स में नहीं बेटा, मैं अपलोड करूंगा इसमें जाते नहीं क्या नोट्स? तो फिर मिलेगी ना यार, बाद में देख लेना फोन में है? क्यों? क्लास का मैटर रोज अपलोड नहीं होता? नहीं, रोज का रोज होगा। जिस दिन क्लास होगी ना उसका मैटर बोर्ड पर रोज ही जाएगा, चाहे इनको 12 बज जाए रात के, यहाँ उसी दिन होगा, कंपलसरी है। तो फिर मतलब क्या बच्चे का पीछे से क्या देखे क्या नहीं देखे? क्योंकि जरूर थोड़ी सारे कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है क्लास को पूरा देख लेते हैं फिर लिखते हैं एक साथ, तो उसके लिए PDF की आवश्यकता है। नहीं तो टीचर पढ़ाए और लिखते रहना तो उसमें फ्लो नहीं बनता। जैसे कि मैं क्या इधर ही खड़े होकर पढ़ाता हूँ और बोर्ड के इधर ही रहता हूँ ताकि बच्चों को पढ़ाते टाइम दिखे। अब टीचर जब ऐसे पढ़ाता है ना तो फिर वो दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु अंकुरण के लिए 21, वृद्धि किसके लिए? 32। वेरी गुड, ठीक है। बीज दर की बात करें तो बीज दर सामान्य बताइए, 20 से 18 से 20, कितना? संकर के लिए, बेबी कॉर्न, चारे के लिए, पौधों की संख्या 66,600, पौधे से पौधे की दूरी 25, 20 से 25, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60, कितना? चलो नेक्स्ट अपन चले खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, खरपतवार में बताइए क्या डालोगे? एट्राजन। प्रमुख खरपतवार कौन सा है? प्रमुख खरपतवार कौन सा है मक्का का? स्ट्राइगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अब वैरायटी क्रांतिक अवस्थाओं पे चलिए, कौन सी है भैया? टेसलिंग और सिल्की। टेसलिंग और उसके बाद बताइए आपके
किसमें के अंदर बात करें? मीठी की बताइए। माधुरी, प्रिया, शुगर 70। याद रखो सीधा माधुरी और प्रिया शुगर 70, या शुगर खाने की, ठीक है। फिर आपके माही धवल, माही कंचन, अफ्रीकन टॉल, प्रताप मक्का 6, प्रताप हाइब्रिड बेस 6, प्रताप हाइब्रिड बेस 3, रत्ना, प्रोटीना, शक्ति, ये सभी किसकी वैरायटी है? मक्का की वैरायटी है। जो फेमस है वो बताइए आपको मैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मक्का की वैरायटी है गंगा फर्स्ट, जो कि प्रथम संकर किस्मती। क्या सिर्फ मक्का की या सारी अनाज वालों की? सारी अनाज वालों की। अब जब सारी अनाज वालों की तो मक्का की तो होगी ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे सारी अनाज वालों की सारी दाल वालों की प्रथम संकर कौन सी है? अरहर। ICPH 8 कहां से डेवलप है? इक्रिसेट हैदराबाद से। कहां से डेवलप है? ठीक है। इसका डिजीज कौन सी थी इसके अंदर? डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके इंसेक्ट कौन कौन से इंसेक्ट हैं? तनाछेदक और फॉल आर्मी वॉर्म। तनाछेदक और फॉल आर्मी वॉर्म, मेज, स्टेम बोरर और फॉल आर्मी वॉर्म। फॉल आर्मी वॉर्म का नाम बोलिए। काइलोपाटेलस। क्या नाम है? चीलो पार्टिलस लिखा होगा उसके अंदर। काफी सारे लोग चीलो बोलते हैं, लेकिन अपन प्रोनाउंसिएट काइलो से ही करते हैं उसको, भले ही चीलो लिखा हो, ठीक है। काइलो पार्टिलस। उसके अलावा फॉल आर्मी वॉर्म, क्या कहते हैं शॉर्ट में उसको? फा। क्या बोलते हैं? FAW। नाम क्या है? स्पोडोप्टेरा फॉर्सीपेडा। क्या नाम है? ठीक है। ये अपन ने पढ़े दो इंसेक्ट। उपज की बात की जाए तो उपज कितनी होती है? 30 से 40 क्विंटल लिख लेना। मक्का की उपज कितनी होती है? 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये था मेज। अब जो कुछ लास्ट में पढ़ाया वो देख लो। कोई पॉइंट में किसी को डाउट हो तो आप बताओ मुझे। आप लोगों की कितनी क्लास हो रही है बच्चों? 4 हो रही हैं ऐसा? नहीं तो मैं क्या